नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमने भाषा के बारे में जाना था कि भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा के चरण क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व में कितनी भाषाएं हैं और उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। दो तरह से इन विश्व की भाषाओं को हमने बांटा है। आज हम इस वीडियो में आकृति मूलक वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और अगली वीडियो में हम पारिवारिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण के बारे में। आकृति मूलक का अर्थ है कि भाषाओं की जो बनावट है वो किस तरह से होती है, उनकी जो रचना है वो किस तरह से होती है, उनको लिखा किस तरह से जाता है, बोला किस तरह से जाता है, उस आधार पर इन भाषाओं को आकृति मूलक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जिसमें दो जो तत्व हैं, दो तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हमारा जानना। इसमें आकृति मूलक वर्गीकरण में दो तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जिसको हम कहते हैं अर्थ तत्व और दूसरा होता है हमारा संबंध तत्व। देखिए अब ये क्या है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व, ये दो नाम हैं जिनको आकृति मूलक वर्गीकरण, जिनके आधार पर आकृति मूलक वर्गीकरण किया जा सकता है भाषाओं का। इसे हम एक उदाहरण के बाद समझते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ये हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए इसमें दो तरह के, इस पूरे वाक्य में दो तरह के तत्व हैं, एक है अर्थ तत्व और एक है संबंध तत्व। तो देखिए इसमें अर्थ तत्व जो है वो सभी शब्द राम, रावण, बाण और मारा, ऐसे सारे शब्द जिनका अपना कोई एक अर्थ हमने बना के रखा हुआ है कि इस शब्द का यही अर्थ है। राम एक नाम है, रावण एक नाम है, बाण भी एक नाम है, संज्ञा शब्द है, मारा क्रिया शब्द है, लेकिन इनका अपना एक अर्थ होता है। लेकिन जैसे ये हमारे पास जो शब्द है ने, को, से, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये इन दोनों अर्थ तत्वों का आपस में संबंध बताते हैं। ठीक है, इसमें जो संबंध तत्व होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो बाकी जो तत्व हैं वाक्य में उनका आपस में संबंध बताते हैं। और अर्थ तत्व वो शब्द हैं जिनका अपना एक अर्थ भाषा में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने जाना अर्थ तत्व किसे कहते हैं और संबंध तत्व किसे कहते हैं। इसी आधार पर भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है, जो आगे दो प्रकार की हैं, पहली है अयोगात्मक, इसको हम वियोगात्मक भी कहते हैं। भाषा और दूसरी है संयोगात्मक या योगात्मक भाषा। देखिए आकृति मूलक वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अयोगात्मक या वियोगात्मक भाषा, ये दोनों एक ही है। अगला है संयोगात्मक या योगात्मक भाषा। अब इसमें अयोग यानी जिसमें दो तत्व अलग अलग रहें और संयोग जिसमें दोनों तत्व मिल जाए, इस तरह की भाषा। अब देखिए अयोगात्मक और वियोगात्मक भाषा में वो सारी भाषाएं आती हैं जिसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों अलग अलग रहते हैं।
ठीक है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हम जब वाक्य बोलते हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको राम ने रावण को बाण से मारा, ये जो उदाहरण दिया है ये हमारी हिंदी भाषा का ही उदाहरण है। और इसमें आपने देखा कि अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों अलग अलग थे, दोनों आपस में नहीं मिले हुए थे। तो ऐसी भाषा को हम अयोगात्मक या वियोगात्मक भाषा कहते हैं। और ये प्रश्न पहले एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि हिंदी किस तरह की भाषा है, तो हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। जो अयोगात्मक भाषा होती है उसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व हमेशा अलग अलग रहेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। और ये एकाक्षर भाषा है, एकाक्षर भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक शब्द का एक ही अर्थ रहेगा। उस वाक्य को जब हम लिखेंगे तो उसमें जो शब्द हमने प्रयोग किया उसका एक ही अर्थ रहता है। दूसरा शब्दात्मक भाषा, इसमें शब्दों की बहुलता है। और इसमें जो उदाहरण आते हैं, इसमें जो भाषाएं आती हैं वो हैं, इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो हैं हिंदी, चीनी, तिब्बती, अंग्रेजी, सुदामी और अपभ्रंश। ये सभी भाषाएं जो हैं अयोगात्मक भाषा के उदाहरण हैं, वियोगात्मक भाषा के उदाहरण। इनमें से ये क्वेश्चन हिंदी कौन सी भाषा है पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन में था वियोगात्मक, तो हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। चीनी के बारे में पूछा जा चुका है कि चीनी एकाक्षरी भाषा है। अंग्रेजी के बारे में पूछा जा चुका है और अपभ्रंश के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कौन कौन सी भाषाएं अयोगात्मक हैं, वियोगात्मक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अयोगात्मक वही भाषा है जिसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों अलग अलग रहते हैं, एक साथ मिलते नहीं हैं। आगे हम जानते हैं योगात्मक भाषा के बारे में। आइए अब हम जानते हैं योगात्मक और संयोगात्मक भाषा के बारे में। तो योगात्मक मतलब योग होना, मिल जाना, संयुक्त हो जाना। संयोग मतलब संयुक्त हो जाना। तो ऐसी भाषाएं जिसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों संयुक्त हो जाएंगे, दोनों मिले हुए रहेंगे, ऐसे सभी भाषाओं को हम संयोगात्मक भाषा कहते हैं, योगात्मक भाषा कहते हैं। जैसे आपने संस्कृत भाषा देखी है, संस्कृत भाषा में रामेण एक शब्द है, उसी तरह से गच्छति आपने पढ़ा भी होगा। देखिए रामेण का क्या अर्थ निकलता है यहाँ पर। रामेण का अर्थ है राम के द्वारा, राम के द्वारा, या फिर राम से। और गच्छति का क्या अर्थ है, जैसे जाता है। अब देखिए इस भाषा में क्या हो रहा है, इस भाषा में एक शब्द के अंदर ही आपका अर्थ तत्व भी है और आपका संबंध तत्व भी है। ये देखिए अर्थ तत्व भी है और संबंध तत्व भी है। उसी तरह से गच्छति भी एक ही शब्द यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर आपका अर्थ तत्व भी है और संबंध तत्व भी शामिल है। तो ऐसे भाषा जिसके अंदर अर्थ तत्व और संबंध तत्व मिले हुए रहते हैं, ऐसी भाषा को हम योगात्मक भाषा, संयोगात्मक भाषा कहते हैं। संस्कृत जो कि हमारी हिंदी की मूल भाषा रही है, संस्कृत से ही निकलकर हिंदी भाषा अब हमारे प्रयोग में आ रही है और संस्कृत भाषा संयोगात्मक भाषा रही है, लेकिन हिंदी अब एक वियोगात्मक भाषा है। इसके आगे देखिए जो संयोगात्मक भाषा है वो आगे 3 और वर्गों में विभाजित है। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके आगे और 3 वर्ग हैं। पहला है प्रश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट भाषा।
दूसरा है अश्लिष्ट भाषा और तीसरा है श्लिष्ट भाषा। जिसको हम प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा भी कहते हैं, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा भी कहते हैं और श्लिष्ट योगात्मक भाषा भी कहते हैं। जानते हैं प्रश्लिष्ट भाषा के बारे में। प्रश्लिष्ट भाषा में जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व होता है वो इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि उसे उस शब्द से अलग करना मुश्किल लगता है। हम उसे देखकर नहीं पहचान पाते कि इसके अंदर कौन सा संबंध तत्व है और कौन सा अर्थ तत्व। जैसे ऋतु शब्द से आर्तव शब्द का निर्माण, इसमें आप देखकर इसे नहीं पहचान पा रहे हैं कि इसमें ऋतु शब्द कहाँ पर छुपा हुआ है, तो इसलिए ये प्रश्लिष्ट भाषा है। मतलब इतना अधिक मेल हो जाना अर्थ तत्व और संबंध तत्व का कि दोनों को अलग ना किया जा सके। उसी तरह से शिशु से शैशव, ऐसी भाषा के जो उदाहरण हैं चेरोफी और बास्क भाषा। चेरोफी और बास्क ये दोनों भाषा जो हैं ये आपकी प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा ऐसी भाषा जिसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व इतने अधिक मिल जाते हैं कि उनको अलग ना किया जा सके, ना पहचाना जा सके। आगे हम देखते हैं अश्लिष्ट भाषा के बारे में। अश्लिष्ट भाषा यानी जिसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व मिले हुए रहते हैं लेकिन उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, ऐसी भाषा को हम अश्लिष्ट भाषा कहते हैं। अश्लिष्ट भाषा जो है हमारी वो प्रत्यय प्रधान भाषा होती है, यानी ऐसे शब्द जिनमें पीछे प्रत्यय लगे हुए होते हैं लेकिन उन्हें आसानी से पहचाना भी जा सकता है। जैसे इसका हम उदाहरण लेते हैं चतुराई। इसको आप देखकर बता पा रहे हैं कि इसमें जो शब्द है वो चतुर शब्द है और इसका जो प्रत्यय है वो आई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। वैसे ही अयथार्थता, इसमें देखिए, इसमें भी आप देखकर बता पा रहे हैं कि इसमें अ उपसर्ग लिखा हुआ है लेकिन जो मूल शब्द है वो है यथार्थ और प्रत्यय है ता। ऐसे शब्द जिनमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व मिले हुए हैं। अश्लिष्ट भाषा जिसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व मिले हुए तो हैं लेकिन हम उन्हें देखकर सरलता से पहचान पा रहे हैं, ऐसी सभी भाषाओं को अश्लिष्ट भाषा कहते हैं। इसके अंदर जो भाषाएं आती हैं वो हैं तुर्की, काफिर, जुलू, कन्नड़ आदि। ये सभी भाषाएं जो मैंने आपको लिखवाई हैं, तुर्की, काफिर, जुलू, कन्नड़, ये सारी अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है जिसमें से तुर्की और कन्नड़ के बारे में पूछा भी जा चुका है। आगे हम पढ़ते हैं श्लिष्ट भाषा। श्लिष्ट भाषा ये ऐसी भाषा है जिसमें आपका जो अर्थ तत्व है और संबंध तत्व है वो मिले हुए रहते हैं लेकिन संबंध तत्व के मिल जाने के कारण अर्थ तत्व का जो रूप है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको पहचाना जा सकता है। देखकर हम बता सकते हैं कि इसका शब्द कौन सा है और अर्थ संबंध तत्व कौन सा है। तो देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। शब्द है हमारे पास भूगोल, लेकिन भूगोल से हमने भौगोलिक जो शब्द बनाया है, भौगोलिक, ये भौगोलिक शब्द श्लिष्ट योगात्मक भाषा का शब्द हो जाता है क्योंकि इसमें शब्द है भूगोल, प्रत्यय है एक, जो अर्थ तत्व और संबंध तत्व का मेल है, लेकिन ये जो मूल शब्द है भूगोल, इसका रूप परिवर्तित हो गया है, इसमें विकार आ गया है, इसको हमने दूसरे तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर उ की मात्रा लगी हुई है लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है।
इसी तरह से समाज से बना सामाजिक आदि शब्द श्लिष्ट योगात्मक भाषा के शब्द हैं। और इस भाषा की जो उदाहरण हैं, जो भाषाएं हैं, अरबी, हिब्रू, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा। हमारी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत भाषा भी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है और ये सभी भाषाएं अरबी, हिब्रू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।